नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम पर। और आज हम बात करेंगे कुछ डिफेंस डील्स की और जियोपॉलिटिकल डील्स की जो हो रही हैं और भारत और अमेरिका के बीच में हो रही हैं और अमेरिका और दूसरों के बीच में हो रही हैं। हमारे साथ जनरल PR शंकर जी ज्वाइन कर चुके हैं और जनरल राजीव नारायणन हो सकता है ज्वाइन करें। तो जनरल शंकर, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर थैंक यू। एक बार पुनः। और वैसे तो हम अभी F-35 और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट अभी न्यूज़ आई है कि रशिया और अमेरिका का जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स है यूक्रेन के ऊपर और अदर इश्यूज के ऊपर, वो पूरा हो गया है रियाज में। और उसके ऊपर जो आपके लावरोव की जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक वो भी आ गया है, रिएक्शन भी आ गया है और वो कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट यूक्रेन बट द एंटायर गैमट ऑफ रशिया US रिलेशंस। तो ये तो काफी, मैं कहूँगा, हैरत अंगेज बात है। इट्स प्रीटी सेंसेशनल। मैं ये तो नहीं बोलूंगा सेंसेशनल है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। क्योंकि अगर आप पिछले हफ्ते जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पुतिन साहब के साथ बात किया था, 90 मिनट के लिए बात किया था, उसी वक्त उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ यूक्रेन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, स्पेस के बारे में बात करूंगा, AI के बारे में बात करूंगा और बहुत कुछ के बारे में बात करूंगा। तो ये आज जो यूक्रेन में हुआ है वो फर्स्ट मीटिंग है, और खास बात यह है कि ये मीटिंग यूक्रेन में नहीं, ये रियाद में हुआ। ये मीटिंग रियाद में हुआ, पर मोटा मुद्दा उसमें यूक्रेन है, बाकी भी है। सो द फर्स्ट, ये पहला मीटिंग है और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें ना यूरोप के सदस्य थे ना यूक्रेन के सदस्य थे, सिर्फ USA और रशिया का मीटिंग। तो ये फर्स्ट मीटिंग में क्या है कि वो अपना अपना पोजीशन बताएंगे कि भाई ये है, ये है। तो आगे मीटिंग क्या है, इसका रिएक्शन क्या होगा, यूक्रेन से क्या रिएक्शन आएगा, यूरोप से क्या रिएक्शन आएगा, चाइना से क्या रिएक्शन आएगा और मिडिल ईस्ट से क्या रिएक्शन आएगा, उसके वो काफी निर्भर है। पर मोटे तौर पर जो USA ट्राई कर रहा है, अगर ये बातचीत सफल हो गया, किस दिशा में जाता है नहीं अभी तक नहीं पता, अगर सफल हो गया तो रशिया और चाइना के बीच में जो लिंक है वो काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। वो नेचुरल है, ये नेचुरल है, ठीक है ना। और ये अगर आप देखेंगे तो 72 में निक्सन जो है वो माओ को मिलने गए चाइना साथ, और उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और USA के बीच में, और USA को हराने के लिए निक्सन वेंट टू चाइना, माओ से मिले, एक ये दोनों से समझौता हुआ और रशिया को हरा दिया। तो क्या ये वही है उल्टा? अभी ट्रम्प जो है पुतिन के साथ बात चालू कर दिया, क्या ये रशिया के साथ चाइना को डाउन करने का प्लान है, बड़ा प्लान? ये देखने वाली बात है। ये दिस इज अ स्टार्ट। ये जैसे आपने बोला बहुत चौंकाने वाली बात है, तो इसका विश्लेषण सही मैंने होना इसलिए चाहिए। चौंकाने वाली सेंसेशनल इसलिए बोला, नॉट बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टेड, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जो है एक ग्लोबल रीसेट का उतना ही बड़ा पोटेंशियल रखता है जितना किसिंजर और माओ की मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला है। ये जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर रीसेट होने वाला है, और ये पहले शुरुआत है। यही नहीं, सब लोग बोलते हैं कि भाई ट्रम्प इज ट्रांजैक्शनल, वो बोलता है फिर भूल जाता है। मैं नहीं मानता। दो चीज आप देखिए, ट्रम्प जो कुछ बोला है उसने करके दिखा दिया। पनामा को पकड़ लिया, PRA से हटा दिया, कोलंबिया को दबा दिया, वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है, और कनाडा के ऊपर दबाव है, और जो जिसने सोचा ही नहीं था कि ये रशिया के साथ भी शुरू कर दे बातचीत। तो ज्यादा
और एट द सेम टाइम ये भी बोल रहा था रशिया चाइना को, मैं शी जिनपिंग को जानता हूँ, बहुत अच्छा है, मैं वहां मिलूंगा, उनके ऊपर टैरिफ नहीं डालूंगा, ये वो, पर जो भी कर रहा है वो अगेंस्ट चाइना कर रहा है। और ये बात मेरा अनुमान नहीं है, चाइना वालों का अनुमान। अगर आप चाइनीज लिटरेचर पढ़ोगे, चाइना के कमेंटेटर्स को अगर आप देखेंगे, वो बोल रहे हैं कि भाई ट्रम्प का जो बड़ा प्लान है वो चाइना के अगेंस्ट है। और जो ट्रम्प मोटे मोटे तौर पर वो जो हासिल करना चाहता है, जो हम बहुत दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि व्हाई शुड यूएसए गेट इन्वॉल्व विद द फाइट विद रशिया। यूएसए का मेन कंपटीशन कहाँ से है, दुश्मनी कहाँ से है, सबको जो भी बोलो वो चाइना से है। उसका फोकस चाइना के ऊपर होना चाहिए। तो पिछले 4 साल ये यूक्रेन में घूम रहे हैं बेवकूफों की तरह। तो ट्रम्प इज रीसेटिंग द होल सिस्टम। और जो हुआ है रशिया और यूएसए के बीच में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। ये नहीं पता मेरे को कि कल के दिन यूक्रेन में शांति आएगा कि नहीं, क्योंकि उसके अपने अपने मुद्दे हैं। पर एक बार रशिया और यूएसए का कुछ समझौता हुआ तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए मैं तो भारतीय और हमारा देश की ओर से देख रहा हूँ। क्योंकि जो हम तेल ले लेते, सैंक्शंस होना था, ये सब उसके ऊपर थोड़ा इट ईज, विल गेट लीवे, राइट। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में जो रीसेट हो रहा है उसके बारे में ऑलरेडी ट्रम्प ने बोल दिया कि मैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ले जाना चाहता हूँ, इटली से यूएस तक। उसके ऊपर जोर है, I2U2 पार्टनरशिप के ऊपर जोर है। तो और रशिया इज अ बिग प्लेयर, हैज ऑलवेज बीन अ बिग प्लेयर इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। सो थिंग्स विल ओपन अप। और आवर रिलेशनशिप विद रशिया इज स्ट्रॉन्ग। हमें ये नहीं कि या यूएसए को पकड़ लो या रशिया को पकड़ लो, हम दोनों से दोस्ती रख सकते हैं। एंड दैट, उससे क्या है कि हमें अगेंस्ट चाइना कंसंट्रेट करने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। और वी कैन कंसंट्रेट ऑन दैट रादर देन सेइंग कि भाई ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम है या नहीं। और थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पर इन कॉन्टेक्स्ट ही है ये। अगर आपने देखा तो इस मेजर जियोपॉलिटिकल से Trump has already decided that India should have a major role in this area. इसीलिए उसने बांग्लादेश को इंडिया के हाथ सौंप दिया। उसने साफ बोल दिया कि भाई जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं करें बांग्लादेश। और बात यह है, कल तक जो बांग्लादेश बेकी बात कर रहा था उनके न्यूज़पेपर में, आज उनका डाकिया ट्रिब्यून एक में उन्होंने बोल दिया इंडिया एंड बांग्लादेश आर ओल्ड फ्रेंड्स। उनका रवैया ही थोड़ा शुरू हो गया चेंज होना। तो आई थिंक मोटे मैक्रो लेवल में आई थिंक इट्स अ गुड थिंग व्हिच इज हैपनिंग, राइट। इसका हम विश्लेषण अलग एक कर सकते हैं एज थिंग्स मूव। और आप बताइए, वी कैन बी या वो तो अभी तो एज इट गोज वी विल सी। लेकिन अब जो मेजर चीज ये है कि ये जो है ये भारत और यूएस के जो मोदी जी और ट्रम्प में जो बात हुई है उसके तुरंत बाद आ रही, और दैट इन इटसेल्फ वाज फेयरली पॉजिटिव। हालांकि उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी पुल्ड इट ऑफ प्रीटी वेल। और वो जो ट्रम्प की थोड़ी ट्रेड वाली ईगो है उसको थोड़ा सा मसाज करके अपना काम निकाला है। तो लेकिन ये जो F-35 वाली बात है ये मेरी समझ में नहीं आई। व्हाई वुड वी वांट F-35? नहीं, लेट मी पुट, I will not answer this question directly. Let me put certain things in picture. वो आपने पहली बात बताया कि जो मोदी pulled it off well, और आफ्टर मोदी एंड ट्रम्प मीट ये जो डेवलपमेंट हुआ है अच्छा है। और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मैं
I want to put a few things across which everyone should understand. Then we'll get one F-35 into the game. F-35 के बारे में बात करेंगे, but a little later. I'll get to that because this is important. देखिए हमारा मुद्दा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत जब भी हो 2040, 50 जो भी हो, पर विकसित भारत के लिए विकास चाहिए, पर विकास और विकसित भारत के लिए सुरक्षा और सुरक्षित भारत भी चाहिए। ये दोनों एक, अगर आप देखेंगे तो हमारे आर्म फोर्सेस दे आर गुड इनफ टू गार्ड और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पिछले 4 साल से हम चाइना के साथ टेकन देम हेड ऑन और उनको वापस भेज भी दिया। अगर आपको याद है तो उस वक्त 2020-21 के जमाने में मैं बोलता था कि चाइना आगे बढ़ नहीं सकता और कुछ नहीं कर सकता, वापस जाना पड़ेगा एक दिन, वो गए। तो वो शक्ति है, पर जैसे हमारा विकास होगा और हम एक शक्ति बनेंगे, रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनेंगे एक दिन, इसमें डाउट नहीं है। तो हमारे लिए वी नीड बेटर आर्म फोर्सेस, वेल इक्विप्ड आर्म फोर्सेस। आज का नहीं, बेटर इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, राइट? वो हमारे पास फिलहाल है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये पिछले 50 साल 60 साल जब से हमारा आजादी मिला है, हमने हमारे आर्म फोर्सेस में उतना we have not invested into our armed forces the way we should have. अभी पीछे नहीं देख सकते हैं, आगे देखना पड़ेगा। ना हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है ना, और हमारा पॉलिटिक्स भी, क्योंकि हमारा देश नया था, हमारा पॉलिटिक्स भी वेरी क्लियर विजन नहीं था कि भाई इंडिया का क्या, भारत का क्या महत्व है, what will भारत be for 50, 60, 70 years ahead. अभी तो हम सोच रहे हैं कि 47 तक विकसित भारत होंगे, एक सोच है और ये बड़ी सोच है। और पिछले 70 साल में हमारा दुश्मन भी है पाकिस्तान, चाइना, और दोनों स्ट्रॉन्ग दुश्मन है हमारे, और दोनों मिली जुली दुश्मनी है हमारे साथ। और इनके अगेंस्ट, और हमारा जो जैसे विकसित भारत होगा, इंडियन ओशन रीजन में हमें फैलाने के लिए, हमारा इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, वी नीड अ गुड नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। जहां तक आर्मी का सवाल है, वी आर क्वाइट स्ट्रांग, देयर इज नो डाउट, वी कैन कंटिन्यू टू गेट स्ट्रांग, बट नेवी एंड एयरफोर्स वी नीड बोथ ऑफ देम वेरी स्ट्रांग। इन दोनों में भी अगर हम देखेंगे, हमारा नेवी का क्या है, प्रगति अच्छा हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, सबमरीन्स आ रहे हैं, प्रोग्राम खुद आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पर जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, वी आर नॉट दैट वेल ऑफ, वी आर नॉट क्रिटिकल, बट वी आर नॉट दैट वेल ऑफ। अगर पूरा दृश्य ये है, हमारा ट्रांसपोर्ट फ्लीट अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है, हमारे हेलीकॉप्टर फ्लीट भी अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा फाइटर्स में वी हैव गॉन डाउन, एंड और फाइटर्स आर ओल्ड। रफाल के बाद हमने कुछ लिया नहीं, वो भी 6 साल हो गया। We need a new breed of fighters and to maintain our fleet strength. और उसके लिए एक स्ट्रीम नहीं, हमें 2-4 स्ट्रीम चाहिए। You need some like Tejas numbers. You need Su-30s, which we are taking. You need Rafales, or you need a stealth aircraft. Whether it is F-35 or something, you need stealth aircraft, some amount of stealth aircraft. You need different varieties of aircraft, or you also have to, हमें ये भी पता होना चाहिए, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, तीसरा भी हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए भी चाहिए। सो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, वी नीड देम इन नंबर्स एंड वी नीड देम इन अ हरी। ये नहीं हो सकता कि 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए। जो टाइम फ्रेम मैं बात कर रहा हूं, वो 5-6 साल के अंदर, 5 से 10 साल तक। क्या हमारा क्षमता है? अगर आप तेजस और Su-30 जो आ रहा है, अगर आप देखोगे ये प्रोडक्शन और ये
तेजस भी टेक ऑफ करेगा जब जो यूएसए से F404 इंजन शुरू होंगे, तब तक हमारे नंबर्स नहीं आएंगे. So that has to continue. That will meet your immediate requirements अगले 5-10 साल. तो तेजस का तो अभी उसके खाली 83 का ही तो ऑर्डर प्लेस किया है इन्होंने. प्लेस तो 83 का किया क्योंकि क्षमता उनका उतना ही है, वो बढ़ेगा धीरे धीरे, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका मेरे को दिक्कत नहीं है. It will continue. But what do you need more? AMCA, right? AMCA program जो है वो will take time because we don't have a design, we don't have engines, we have a lot of technology problems, and that has to be a stealth aircraft. मेरे ख्याल में अगले 10-15 साल में भी आगे तो बहुत, राइट. उसके अलावा हमने जो MMRCA का जो प्रोग्राम था जिसके तहत हमने 114 एयरक्राफ्ट चाहिए था, उसमें हमने सिर्फ 36 लिया रफाल. और उसके बाद अभी एक नया प्रोग्राम हमने जारी किया है MRF का, राइट. सो मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो भी 114, वही नंबर हम दोबारा जा रहे हैं दुनिया में कि भाई वी नीड, प्लस नेवी के लिए जो चाहिए था. तो वो प्रोग्राम भी अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है. उसमें ये नहीं है कि हम एयरक्राफ्ट आएगा कि नहीं, पर वो भी इट्स नॉट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इट्स 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट. तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है, हमारा नंबर्स मेकअप करने की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं. और हमारा जो प्रोग्राम है एम का अगले 15 साल तक नहीं, तो तब तक हम करें क्या? पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं. ये तो बोलने वाली बात है, हम चाइना से ले लेंगे वगैरह. चाइना ना देगा ना पाकिस्तान को मिलेगा, वो टाइम लगेगा, वो छोड़ दीजिए, वो तो छूट रहा है. बट चाइना के पास तो है, चाइना हैज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट. So where do we get stealth aircraft from? सवाल ये है. हमारे पास सिर्फ दो रूट्स है, या रशिया से लो या यूएसए लो. तो यूएसए से अगर मिला है तो उन्होंने अभी ऑफर किया है F-35, राइट. बट यूएसए हैज अनदर F-22, तो वी कैन इवन आस्क फॉर दैट. ऐसी बात नहीं है. बात तो अभी F-35 का है. F-22 तो कभी किसी को दिया नहीं आज तक, इजराइल को भी नहीं करने दिया. से क्या है, देखिए नेगोशिएशन में ना सब कुछ जारी है, सब कुछ है, वो बोल सकते हैं. जब आप बात करोगे, डेफिनेटली है बेटर एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन है वो. या ट्विन इंजन है. तो दिस इज समथिंग विच दे हैव जस्ट ऑफर्ड. लेकिन ये जो रशिया कह रहा है कि आप Su-57 ले लीजिए हमसे और प्रोडक्शन भी यही कीजिए, हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे. वो वहां भी आएंगे, वो भी करेंगे. तो साथ साथ अभी बैंगलोर एयर शो में Su-57 को भी उन्होंने ऑफर दिखाया है, ऑफर भी किया है. तो हमारे पास दो ऑफर हैं. जब दो ऑफर है, दोनों को एवेल्युएट करें. अभी तो एवेल्युएशन स्टेज में ही है. ये जरूरी नहीं है कि आज आप निर्णय लो कि आप ये एयरक्राफ्ट चाहिए. पहली बार दोनों एयरक्राफ्ट इंडिया आए हैं, अभी दिखाया गया है, हमारे इसमें हमने देखा है, और उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू होगा. और ये कार्रवाई जो है वो उतना आसान कार्रवाई नहीं है कि ट्रंप ने बोल दिया आप ले लो तो आप ले लो. भाई एक हवाई जहाज जो है वो 80 मिलियन का है, तो 80 मिलियन का एक, ठीक है ना. तो अगर आप 2 स्क्वाड्रन लोगे तो इसका मतलब 40 एयरक्राफ्ट. तो आप देख लीजिए कितना 6-7 बिलियन का ये डील है, या हो सकता है ज्यादा भी हो विद सपोर्ट सिस्टम्स. तो वी हैव टू ये परख के लेना पड़ेगा अगर लेना है. उसी तरीके से Su-57 का भी परख के लेना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लो ये मत लो, ये लो वो मत लो, ऐसे कभी होता नहीं. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो तरीके हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमारा तरीकों में, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से करना है. अभी बात यह है कि जो Su-57 ये जो F-35 वो है फॉरेन मिलिट्री सेल्स के जरिए आएगा, वो अमेरिकन प्रोसीजर है. Su-37 है वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगा. डील विल कम थ्रू द नॉर्मल प्रोसीजर. तो
लोग बोलेंगे कि भाई आप कैसे कंपेयर करोगे, ऐसी बात नहीं है, हमारे पहले हमने किया है ये बात। यही चीज मेरे को खुद पता है क्योंकि मैं खुद ये हैंडल कर रहा था, बट नॉट एयरक्राफ्ट, M777 ने लिया है यूएसए से। उस वक्त सिंगापुर टेक्नोलॉजीज का एक, सिंगापुर से एक लाइट गन था, वो भी हमें ऑफर किया गया था। उस वक्त भी हम ये अल्ट्रालाइट होविट्जर का जो प्रोक्योरमेंट है वो हम एफएमएस रूट से लेते थे, के जरिए हमने चालू किया था, और उसको नॉर्मल तरीके से हमने चालू किया सिंगल वेंडर। ये एक स्पेशल डिसीजन लिया गया था कि भाई वो सिंगल वेंडर के जरिए आप लीजिए। दोनों का बिड्स हमने लिया और दोनों को बताया कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, आपका प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हमारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो हमें उचित होगा वही लेंगे। आखिर हमारे लिए जो उचित था वो M777 निकला, वो हमने लिया। तो मेरे ख्याल में ये जो ऑफर आया है Su-37 का और F-35 का, दोनों ऑफर में है, लेट्स टेक अ कॉल, क्योंकि ये तो पहला शुरुआत है, पहले ट्रायल होगा। उन्होंने सिर्फ हवाई जहाज दिखाया अभी, उसके बाद ट्रायल होगा। बिना ट्रायल के कोई नहीं ले सकता, और उस ट्रायल में ये देखा जाएगा कि क्या हवाई जहाज ठीक है कि नहीं, ये हवाई जहाज हमारे इलाके में इस्तेमाल होता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, इसका कॉस्ट का क्या होगा, इसका बजट के ऊपर, आपके डिफेंस बजट के ऊपर क्या असर होगा, इसका मेंटेनेंस का क्या असर होगा, ठीक है ना, और इसका लाइफ कॉस्ट क्या होगा, क्या हम इस हवाई जहाज के कुछ हिस्सा यहाँ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, किस हद तक हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये सवाल होंगे। ये सवाल आप जो उठा रहे हो ये सब आएंगे। इसका इफेक्ट आत्मनिर्भरता के ऊपर क्या होगा, अगर हम या रूस से या यूएसए से हवाई जहाज लें तो इसमें हमारा इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा, ये भी तो है। ऑफसेट्स मान लो या रिवर्स डील्स। आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, यूएस से बहुत जहाज है नेवी के जो इस इलाके में घूमते रहते हैं, वो रिफिट के लिए वो आज के दिन वो वापस यूएस से जाते हैं। ये बात ऑलरेडी हो चुका है कि कुछ उनके जहाज इंडिया में एलएनटी का एक यार्ड है काट्टुपल्ली में, और वहां वो क्वालिफाई हो चुका है फॉर यूएस स्टैंडर्ड्स टू रिफिट यूएस शिप्स। तो कैन इंडिया बिकम अ रीजनल हब फॉर रिफिट ऑफ यूएस शिप्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रेगुलर, राइट? ये डिफेंस कोऑपरेशन है, ये एक तरफा कोऑपरेशन नहीं। कैन इंडिया बिकम अ एमआरओ हब फॉर एयरक्राफ्ट? क्यों? बोइंग भी है हमारा, हमारा जो इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या आकाशा एयर हो, ये बोइंग चलाते हैं। ये बोइंग एयरक्राफ्ट का भी मेंटेनेंस होता है, रेगुलर मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस, सब कुछ रिपेयर अब होता तो है। प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ना C-195। हाँ, तो वो भी हम कर रहे हैं। वो जो ये जो बोइंग वगैरह, अभी आज के दिन वो भी फ्रांस जाते हैं या यूएस से जाते हैं रिपेयर होने के लिए, वो सब कुछ यहाँ इंडिया में हो सकता है। और हमारा एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ F-35 जितने हैं और अमेरिकन जहाज इस इलाके में जितने हैं वो यहाँ आके रिपेयर हो सकते हैं। क्या ये सौदा हमने किया है? ये सौदा, ये इस टाइप का जरूरत नहीं है कि सिर्फ हम उनसे हवाई जहाज लो और खुश रहो, पर सौदे में ये सब आता है। ये मेरा तजुर्बा है। ये तजुर्बा इसीलिए है कि M777 डील जो हमने किया है पहले से लेकर आखिरी तक हमने किया है। सिर्फ यह है कि गन जो एंट्री हुआ वो मेरे रिटायरमेंट के बाद हुआ। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, ये जो M777 गन जो है वो पूरा टाइटेनियम का गन, और टाइटेनियम एक मेटल जो है वो आसान नहीं है। तो ये जो टाइटेनियम का जो मेटल, उसका जो टेक्नोलॉजी उन दिनों में हमारे पास नहीं था, इंडिया में नहीं था, राइट? वो था मतलब उतना नहीं था जितना आज के दिन है। So what we did was, I said, this is the deal. This is the deal I did with USA. I mean, or I can tell it confidently. I said, okay, हम गन आपसे लेंगे, पर गन जो भी है असेंबल इधर होगा, तो उसका असेंबली का पूरा टेक्नोलॉजी हमें पता होना चाहिए। दूसरा,
आप हमें टाइटेनियम टेक्नोलॉजी सिखाइए और इसका स्पेयर्स बनाना इधर सिखाइए। 5 साल के अंदर स्पेयर्स जो है, हमारा स्पेयर्स यही इंडिया में बनेगा। तो उन्होंने मान लिया। फिर मैंने बोला भाई इंडिया में बनेगा तो सस्ता बनेगा, आप क्यों नहीं खरीद? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपसे ले लेंगे। हम व्हाई शुड आई पे मोर फॉर माई स्पेयर्स? उनके लिए भी तो फायदा है। तो व्हाट इज टुडे इज, एक फर्म लखनऊ में है, वो बनाते हैं टाइटेनियम पार्ट्स। पूरा दुनिया में जितने M777 हाउविट्जर्स हैं उसके स्पेयर्स इंडिया से जाते हैं। Okay. So it's become a partnership. It's a partnership, you know. So F-35 should also be looked at a partnership. See, in a defense partnership, ये हमारा डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप बहुत मेच्योर हो चुका है। हम इनसे M777 ले चुके हैं, चिनूक्स लिए हैं, अपाचीज लिए हैं, C-17 लिए हैं, ग्लोब मास्टर्स लिए हैं। तो यू नो P-81 Poseidon maritime patrol aircraft so our relationship is quite mature today, and this has to be built, and we need to use all our experience, जितना भी हमें तजुर्बा है पिछले 20 साल से हमने इकट्ठा किया है, to deal with USA for F-35 to see whether we like it that way or not. Similarly, we have a lot of experience with Russia, and we should accordingly. बात यह है कि एक चीज हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इसका प्रोडक्शन नहीं है। बी रेडी फॉर डिलेस। वी हैव ऑर्डर्ड ऑलरेडी Apaches, we have not been delivered from USA. MQ-9s, we have not been delivered. Equally, Russia S-400s, ये काफी दिन से ऑर्डर में है, they have not delivered. तो ये दोनों देश अच्छे देश हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जैसे हमने पहले बताया था कि अगर इनका रिलेशनशिप इजी हो गया तो हमारे लिए फायदा है दोनों। बट ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है कि डिले, एक्सपेक्ट डिलेस। तो वो बोलेंगे, पैसा हमसे ले लिया दोनों के लिए इंसिडेंटली, राइट? हम घाटे में हैं आज के दिन। तो अगर ये डील करना है दोनों, then we have to take a call as to how do we do this whole thing. It will be a full effort, and I'm sure Indian Air Force knows how to deal with both, because इन्होंने इतने डील किए हैं। I have no doubt Indian Air Force में वो उतने सक्षम हैं ये सब करने के लिए। So that I'm not worried about at all. दूसरी बात, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जो मैंने पहले बात किया, अगर हमें विकसित भारत होना है, सुरक्षित भारत होना चाहिए, तो वी नीड दैट। एंड अगर आप ये ट्रम्प और मोदी साहब का जो बयान, जॉइंट स्टेटमेंट जो निकला है, ये जॉइंट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम यूएसए के साथ बात करते हैं या पुतिन के साथ बात करते हैं या रशिया के साथ बात करते हैं तो जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है। जब हम चाइना के साथ बात करते हैं जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकलता, वो अपना स्टेटमेंट देते हैं, हम अपना स्टेटमेंट देते हैं। इनमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, वेयर इज दिस अ जॉइंट स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पेस, एआई, एनर्जी ये भी है। आफ्टर ऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी ये भी हिस्सा है। F-35 तो एक ही चीज है। एंड नेक्स्ट, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन नींव है और Quad, Indo-Pacific construct, and the India-US strategic partnership के लिए India defense cooperation is very important. एक जमाना था, मैं अभी वापस जा रहा हूँ 2010-12 के टाइम, जब हमने शुरू किया था, उस वक्त हमारा रिलेशनशिप यूएसए के साथ उतना अच्छा नहीं था जितना अभी है, और उन दोनों में हम शुरुआत ही कर रहे थे। तो उस वक्त ये बात होता था कि भाई इंडिया के साथ जो अगर पार्टनरशिप बढ़ाना है तो डिफेंस कॉर्पोरेशन के जरिए ही बढ़ेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग नींव या हिस्सा वो है डिफेंस कॉर्पोरेशन। और ये डिफेंस कॉर्पोरेशन सिर्फ F-35 या आर्म्स ट्रांसफर में नहीं है, ये शुरू हुआ है 2004 में जब सुनामी हुआ था। जब सुनामी हुआ था तो तब सबको पता चला, यूएसए को खास करके, कि भाई इंडियन नेवी के अलावा और कोई नेवी नहीं है जो
आके पूरा दुनिया को मदद किया। उन दिनों में वास्तविकता है, रियलिटी है ये, इट वाज ओनली इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी व्हिच केम आउट ड्यूरिंग सुनामी टू हेल्प पीपल। ये जो चाइना का नेवी है ना, बीजिंग में बैठ गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। अभी भी देखिए, जो रेड सी में जब हौतीस फायर फोर कर रहे थे तो कौन थे वहां एक्टिव? इंडियन नेवी और यूएस नेवी। चाइना का नेवी कहाँ था? अंदर, जिबूती के अंदर। सो देन दे रियलाइज कि भाई इस इंडिया में कुछ दम है। और तब से अगर आप देखेंगे तो ट्रेनिंग देख लीजिए, या इंट शेयरिंग देख लीजिए, या कम्युनिकेशन देख लीजिए, या स्पेस कोऑपरेशन देख लीजिए, बहुत चीजों में हम आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, यूएसए के साथ हमारा प्रॉब्लम्स बहुत है, इसमें डाउट नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएसए हमारा दोस्त है, पर दोस्ती वहां और बिजनेस यूएसए में फ्लिप फ्लॉप भी बहुत होता है ना। फ्लिप फ्लॉप भी कर, देखिए फ्लिप फ्लॉप वो होता है पॉलिटिकली। जब ये डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, वो फिर वो सोरोस की गैंग को लेके आते हैं साथ साथ, और ये यूएस एड को भी लेके आते हैं। अभी तो ये यूएस एड वगैरह काफी बदली हो रहा है, और मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट अगर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट भी आ गया तो उसको बहुत टाइम लगेगा ये फ्लिप करने में। तब तक इंडिया जो है ना, इनके हाथ से निकल जाएगा। हमारा इतना विकास हो गया अगले 8 साल में कि हमारे बड़ा पास इकोनॉमी बन जाए। एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये 4 साल की। यस, ये नहीं, ये हर वक्त बोलता हूँ। मेरा ये मानना है कि अभी से लेकर 2030-32 तक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जब अमेरिका आप हमारा दोस्त होगा, यूएस रशिया हमारा दोस्त होगा, चाइना हमारा दोस्त नहीं होगा, पर चाइना जो है वो उसका इकोनॉमी डाउन हो रहा है। ये एआई से छोड़ दीजिए, इसके क्योंकि जनसंख्या गिर रही है, शादियां हो नहीं रही है। डीप सीक से आप इम्प्रेस नहीं है? नहीं, डीप सीक, देखिए डीप सीक से तो इम्प्रेस हूं जो उन्होंने किया है, बट इट्स नॉट गोइंग टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। इट्स नॉट गोइंग टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। आज ही मैंने फोर्ब्स का एक एनालिसिस पढ़ा, जो उन्होंने बोला कि उनका मुताबिक, और मैं ये इसका एक अलग आई एम गोइंग टू डू अ प्रोग्राम ऑन दिस, जापानिफिकेशन ऑफ चाइना, क्योंकि उनका आबादी घट रहा है। जापानिफिकेशन ऑफ चाइना, राइट? What happened to China between 1990 to अभी? What अगर आप देखेंगे तो चाइना को भी ऐसे ही हो रहा है, और ये 20 साल जापान का बहुत बुरा हाल। इनका इकोनॉमी जो है, इट वेंट इनटू नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। नेगेटिव मतलब अगर आप पैसा बैंक में रखना है तो वो आपको पैसा नहीं देगा, आपको पैसा देना पड़ता था बीच में। दे आर गोइंग इनटू दिस चाइना, ठीक है ना, क्योंकि इनका आबादी घट रहा है, और आबादी इस तरीके से घट रहा है कि आप मान लीजिए 2030 और 35 के बाद आप जो चाइना देखोगे वो अलग चाइना होगा, चाहे उसके पास डीप सीक हो या ना हो, चाहे वो स्पेस जाए या ना जाए, you will see a different China. And there are changes, right? Now let me also put it, कल जी जिनपिंग ने पूरे इनके जो प्राइवेट इंडस्ट्री को बुलाया, उसने बोला भाई कुछ करो, हम डूब रहे हैं, इंक्लूडिंग जैकमा को भी लेके आया, बिठाया, सारे इनके हर एक इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े सीईओज हैं उनको लेके उनसे बात कर रहे कि भाई प्राइवेट सेक्टर हैज टू रिवाइव। यही शख्स 3 साल पहले प्राइवेट सेक्टर को तोड़ दिया था। उस तब से लेकर अभी तक पूरा चाइना का इकोनॉमी वापस नहीं आया। अब ये वापस जा रहा है प्राइवेट। क्यों जा रहा है? क्योंकि अंदरूनी हालत बहुत खराब है। इसने 2 बार स्टिमुलस दे दिया, और स्टिमुलस से इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो रहा है। लोग कर्ज में है। डीप सीक जो है, इनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर जो डूबा हुआ है, जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, वो तो वापस नहीं आ रहा है। अगर वो वापस नहीं आएगा तो आपका सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगेगा, आपका स्टील का प्राइस, इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस डाउन। क्यों डाउन है? क्योंकि चाइना के अंदर ग्लट है। Why has Trump put 25% tariff on all steel coming into USA? वो जो 25% टैरिफ जो है वो कनाडा, मेक्सिको और चाइना को मैक्स हिट करता है, बिकॉज चाइना वाज फिल्टरिंग स्टील थ्रू दिस।
अगर हम इंडिया डजंट स्टॉप, कल के दिन आप चाइना विल डंप स्टील एंड किल आवर स्टील इंडस्ट्री. So China is in a lot of pain, which people don't understand. DeepSeek won't take that pain away. So that is why. चाइना So तो आप कहते रहे कि चाइना तो the only way forward is down. yes, there is. I have no doubt. That's why I'm now going to speak up of Japanification. Look, they will go up in space. They will go up in AI. They will go up in a few things. Technology, ये वो already. Yeah. Incidentally, EV सब बोलते गए. All EV makers are in loss today in China, except BYD. Everyone else is in loss. Investments are not going into China. So we have an opportunity. Opportunity तो है हमारा. लेकिन हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो तो कहते हैं चाइना इज द बेस्ट. तो जाए उसको भेजो चाइना. उसने वो वहां उसके साथ वो भी किया है. वो nobody क्या knows वो वो फैक्ट इज वो एमओयू है क्या. नहीं, मेरे को नहीं पता. उसको भी वो पता है या नहीं, मेरे को भी पता नहीं. मेरे को डाउट है. वो जाए चाइना. अगर वो बोलता है चाइना चाइना चाइना, चाइना के पास जाए. So that's his choice as a leader of opposition, right? So, but he should tell. देखिए, मेरा बड़ा क्लियर है. मैं उसके लिए कभी जिंदगी में वोट नहीं डालूंगा. क्यों नहीं डालूंगा? नहीं, मैं साफ बता रहा हूं. मैं इसीलिए ये जो बात ये है कि मैं अपना, चाहे आदमी अच्छा हो या बुरा हो वो बात अलग है, काबिल हो या ना काबिल हो अलग बात है. कम से कम अगर मेरे से वोट चाहिए, कम से कम मेरे को ये पता होना चाहिए कि उसने वो एमओयू में क्या लिखा है. I should know whether what he has signed on that MOU. ये मेरे देश का मामला है. अगर टुमारो, अगर ये मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी वो एमओयू लाके दिखाए, कुछ उसमें उल्टा सीधा हो, तो मेरा देश का क्या होगा? बड़ा सिंपल सवाल है. अगर उसका जवाब सही नहीं है तो मैं कभी वोट नहीं दूंगा. बड़ा सिंपल है, राइट? अब ये मेरा निजी फैसला है. अगर बाकी ये इसमें मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, उसके कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं. ये मेरा निजी फैसला है, बिकॉज बेस्ड ऑन लॉजिक. आई वांट माय प्राइम मिनिस्टर टू बी अबव बोर्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. एंड विदाउट, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ मोदी जी, बट ही इज माय प्राइम मिनिस्टर. कम से कम तो बोलता है यार. लुक, एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ चीजें नहीं बोलेंगे हमारे साथ, वो तो मानता हूं मैं. वो गवर्नमेंट में कोई कुछ ऐसे बात, पर कम से कम बात तो करता है हमारे साथ, सही तो बोलता है, राइट? सो छुपा नहीं है ना, कुछ छुपाव नहीं है. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो आई थिंक वी हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस, और ये हमारे लिए सुनहरा मौका है. ये अगले 8 साल अगर वी गेट आवर थिंग्स राइट, हमारा निवेश सही हो. निवेश के लिए भी अगर आप देखेंगे, निवेश चाहिए हमें. निवेश कहां से आएगा आज के दिन? चाइना से तो ले नहीं सकते हो आप. रशिया से निवेश आने से रहा. आपको निवेश आएगा कहां? आपको आएगा निवेश यूएसए से ही, और कोई जगह है यूरोप आपको निवेश नहीं करेगा. 2 जगह है जहां से आपको निवेश आ सकता है, वो है यूरोप यूएसए के और पास तो पैसा ही कहाँ है बचा है वो. पैसा नहीं. 2 ही जगह है. एक मिडिल उड़ा ईस्ट से दिया आ उसने. सकता है, एक मिडिल ईस्ट से आ सकता है, और आपको यूएसए से आ सकता है, या जापान से आ सकता है. तीसरा जापान. ये 3 जगहों के अलावा आपको निवेश और कहीं से आ ही नहीं सकता. ये तो क्योंकि हकीकत चाइना है. का इन्वेस्टमेंट मॉडल तो कॉलोनाइजेशन मॉडल है. कॉलोनाइजेशन मॉडल है. सो राइट, जहां तक यूएसए का सवाल है, आप देखिए, यूएसए हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया. कल ही मैंने एक प्रोग्राम किया था जहां एप्पल फैक्ट्री जो यूएसए में था, यूएसए ये चाइना में था, अभी वो खाली है. क्यों? वो एप्पल फैक्ट्री इधर आ गया चेन्नई में. ज्यादातर दुनिया में जो एप्पल का प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आईफोन 16 वगैरह, यहाँ से इंडिया से जा रहा है. वो धीरे धीरे बढ़ेगा ये, और ये निवेश ही तो है. एप्पल ने किया आज निवेश, कल कोई और करेगा, और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी निवेश किया है. व्हाई? इफ माइक्रोसॉफ्ट का 50% ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड इन इंडिया, राइट? और उसके साथ साथ हमें एनर्जी की जरूरत है. हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की चाहिए टेक्नोलॉजी.
अगर आप एआई बढ़ाना चाहते हो तो आपको जीपीयूज चाहिए, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हाई स्केल मेमोरी। अगर अगर आप वो चाहिए तो आपको एनर्जी चाहिए, आपके पास बिजली तो है नहीं उतना, रिन्यूएबल्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन इकोनॉमी में कह रहा था, उसका टेक्नोलॉजी नहीं है आज के दिन हमारे पास। सो यू नीड ऑल दिस। और वो निवेश कहां से आएगा? यूएसए से। सो यू नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद यूएसए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये नहीं हो सकता कि हम अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं और ये करेंगे, वो हो नहीं सकता। दूसरी बात, आप देखिए, आपके जो अच्छे एनआरआई कहाँ हैं? यूएसए में है। हाई लेवल एनआरआई कहाँ है? यूएसए में है। हाई लेवल ऑफ पॉलिटिशियंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिशियंस आउटसाइड इंडिया कहाँ है आज के दिन? यूएसए में है। और कहीं है क्या? नो, आवर रिलेशनशिप विद यूएसए, हाँ यूएसए इज अ प्रॉब्लम, वो अलग बात है। आप जो मान ये बोलते हैं ना, इट इज मोर डेंजरस टू बी अ फ्रेंड ऑफ यूएसए और देन एनीथिंग एल्स। वो ये राइट, हमारा ताल्लुक यूएसए के साथ अच्छा नहीं है। एंड यूएसए जो भी करता है थोड़ा देख के करना पड़ेगा। और ये जो यूएसएड और सोरोस टाइप का एक्शंस होंगे, उसके ऊपर हमें निगरानी रखना पड़ेगा। और ये मौका है कि वो सब कट करो अभी और सीधा पॉलिटिक्स चलाओ। और ये एक और मौका है ट्रंप के कार्यकाल में, हमारा नेबरहुड को आप पकड़ सकते हो। देखिए, इसी ड्यूरिंग द श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस तो हुआ श्रीलंका में, पर उसका समाधान कहां से आया? इंडिया से। और किसने उसको अलाउ किया? यूएसए ने बोला भाई आप हैंडल करो श्रीलंका को, हम बीच में नहीं आएंगे, आप जो भी बोलोगे हम करेंगे। चाइना नहीं आया ना, चाइना डिडंट बेल श्रीलंका आउट। दैट इज व्हाई नाउ देयर इज अ चेंज सीन इन श्रीलंका, राइट? व्हेन श्रीलंका वेंट टू आईएमएफ, इंडिया गेव गारंटी, फिर यूएसए सेड गो हेड, तब इनको बेल आउट हुआ है। दैट मॉडल इज देयर। उसी तरीके से वी हैव टू अप्लाई दैट सेम मॉडल टू बांग्लादेश। देख, आई मीन धीरे धीरे ये आई एम श्योर इट विल हैपन। ये तो तीसरा चौथा दिन ही है, अभी अभी तो हमारा प्रधानमंत्री जी वहां से वापस आए हैं, बात हुआ है। और पहला बार मैं ये सुन रहा हूँ कि इंडिया बांग्लादेश हैव अ शेयर्ड इक्वेशन वगैरह। आज आज या कल की बात है, हेडलाइंस आप टाइप करो तो मिल जाएगा, डेली स्टार में या ढाका ट्रिब्यून में। ओमान आज ही पढ़ा मैं। में डॉक्टर जयशंकर और हाँ, वहाँ का उसके जो साथ भी फॉरेन बात, एडवाइजर है फॉरेन उसकी मीटिंग हुई है फॉर द तौहीद फर्स्ट टाइम। हुसैन मेरे ख्याल में, उनके साथ भी बात हुआ है। वो भी यही गीत बात, उनका भी गीत बदलेगा, ठीक है ना? पर ये बात, ये क्योंकि इसका मतलब ये नहीं। ट्रम्प ने का ये कहना कि द प्राइम मिनिस्टर विल डील विद बांग्लादेश, बांग्लादेश, बस बात खत्म। तो दैट मीन्स आप जो चाहिए वो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें दिक्कत नहीं है। सो इसी तरीके से वी हैव टू डील विद म्यांमार आल्सो, वी हैव टू डील विद नेपाल आल्सो। एंड ऑलरेडी हमने अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक शुरू कर दिया है। और अफगानिस्तान जो जो भी कर रहा है के साथ कर रहा है, वो पाकिस्तान जाने और तालिबान जाने, और अच्छे ही हो रहा है। और वो बलूच लोग भी वो बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ग्वादर के अगेंस्ट अच्छा ही कर रहे हैं। तो उसको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक हाँ, रिलेशन बढ़ाना चाहिए। वी शुड गिव देम यूएस मॉरल सपोर्ट। यूएस आना चाहता है बलूचिस्तान में तो आ जाए, हमें क्या दिक्कत। अजय, नहीं नहीं, देखिए, परवेज मुशर्रफ बोलता था ना, हम मॉरल सपोर्ट देते हैं कश्मीर को, हम भी मॉरल सपोर्ट देते हैं, इसमें क्या है? तो मॉरल सपोर्ट देंगे हम। तो दिस टाइम, दिस द टाइम फॉर अस टू कंसोलिडेट भारत, विकसित भारत के लिए। और लोग बोलते हैं कि भाई हम चाइना से पीछे हैं। भाई चाइना से पीछे रहना या आगे रहने की बात नहीं है। क्या हमारा लोग खुश हैं कि नहीं? हमारा लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं? हमारा लोगों को में तरक्की हो रहा है कि नहीं? पढ़ाई के लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है कि नहीं? हमारा फौज के लिए पैसा मिल रहा है कि नहीं? हमारा अंदरूनी मुद्दे हमें देखने की जरूरत है। और ये टाइम है हमारे पास अगले 5 साल। और मेरे हिसाब से चाइना वापस नहीं आएगा जल्दी। इट विल नॉट कम बैक इन अ हरी। वाई? ये भी ट्रम्प इफेक्ट, यू नो,
टू डेज बैक मैंने एक प्रोग्राम किया था, ट्रम्प स्क्वीज ऑन चाइना। तो अगर आप देखेंगे कि चाइना वाले जो बोल रहे हैं कि भाई ट्रम्प तो बोलता कुछ है करता कुछ है, वो उसने शी जिनपिंग को बोल दिया हाँ आप अच्छे हो, मैं दोस्त हूं, मैं आऊंगा चाइना, आपसे बात करूंगा, ये सब कुछ, पर कर तो कुछ और रहा है। उसने पनामा कैनाल बंद कर दिया चाइना के लिए, मतलब वहां पोर्ट उसको उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कोलंबिया हट गया है, पनामा भी हट जाएगा। ग्रीनलैंड में से आउट कर दिया चाइना को। ग्रीनलैंड में काफी इन्वेस्टमेंट था चाइना का, उन्होंने एक ही झटके में आउट कर दिया सब कुछ। जो ग्रीनलैंड रूट उनको बंद हो गया ऑलरेडी। अभी ये देखिए मिडिल ईस्ट से भी चाइना को आउट कर दिया। मिडिल ईस्ट में चाइना का कोई बोलबाला ही नहीं है। ये कल अरब न्यूज में मैंने पढ़ा है, हेडलाइंस क्या है, चाइना मार्जिनलाइज्ड इन मिडिल ईस्ट। वो अभी चाइना घूम रहा है कि भाई यूक्रेन में मैं आके मदद करूं, गाजा में मैं आके मदद करूं, कोई पूछ नहीं रहा। तो बोल रहा है कि भाई अपना तेल खरीदो और जाओ। ईरान बैठ गया नीचे चुपचाप। हाँ, लेकिन यूएस और यूरोप में झगड़ा होगा तो हो सकता है चाइना को कुछ इम्पोर्टेंस मिल जाए। वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यूरोप को पता है अगर वो चाइना के साथ कुछ मेल मिलाप होगा तो यूरोप कंप्लीट नष्ट हो जाएगा। कम से कम विद ट्रम्प फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स अगर हो गया तो 4 साल के बाद कोई और आएगा उसके साथ तो बात कर सकते हैं। पर एक बार चाइना के साथ बात कर लिया तो उनके पूरे फैक्ट्री बंद, उनको पता है। देखिए बात यह है कि यूरोप में भी बदलाव है, यूरोप में भी माइग्रेशन से बाहर आउट हो रहे हैं, वहां भी सत्ता बदल रहे हैं, वहां भी हवा बदलेगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे देश में भी हवा बदला है तो वहां भी हवा बदलेगा। तो आई इनफैक्ट जो मैं देख रहा हूं, अगर इफ यूएसए और रशिया का डील हो गया तो यूरोप का फायदा है उसमें। यूरोप विल द गैस लाइंस विल यूरोप का ओपन। फायदा है, लेकिन यूरोप में भी तो वो सारे लेफ्टिस्ट बैठे हैं ना, वो नहीं वो लेफ्टिस्ट जो टाइम है इट वो विल टेक सीधा तो टाइम, इट विल सोचते टेक नहीं है। टाइम। लुक इट विल टेक टाइम, इट माइट नॉट हैपन इमीडिएटली। ये कौन सा इनका डील इमीडिएटली होने वाला है? ये भी 1-1.5 साल लगेगा इनको डील होने के लिए। See, it's not so easy that deal will happen that like just like आज तो बात शुरुआत हुआ है, 1 साल के बाद हम देखेंगे कुछ बात होता ही रहेगा। क्योंकि पहले तो ये डील होते ही भी वहां लड़ाई कुछ होता रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ सीजफायर होना चाहिए। अगर सीजफायर के बाद कुछ मॉनिटरिंग ग्रुप होगा या कुछ फौज लगाया जाएगा या यूएन पीस कीपर्स लगाए जाएंगे, कुछ तो होगा ना मैकेनिज्म। उसके बाद पीस डील होगा, उसके बाद यूक्रेन के साथ क्या करना है, यूक्रेन के लोग वापस आएंगे कि नहीं, वहां लिथियम की बात हो रही है, बहुत चीजें हैं जो अभी ट्रांजैक्शंस में है। So today is only the first day when USA and Russia have spoken, which is a good sign for India. So there are a lot of issues. I mean I don't see that anything happening in a hurry. But वापस वही बात करूंगा कि this is an opportunity for us, and we should use this opportunity for our growth, or all round growth, विकास। और दिस इज द अपॉर्चुनिटी जब हम अपना सुरक्षा भी टाइट कर सकते हैं। और जहां तक F-35 हो या मिसाइल्स हो या स्ट्राइकर हो, सोच समझ के, आई एम श्योर द आर्म फोर्सेस नो हाउ टू डील विद दिस। क्यों, वो जो मैं विस्तार में मैं आपको बता चुका हूँ। तो और कुछ है तो नहीं तो आप आगे। Yes, we can go to the questions. Overall, it looks very positive. Yeah, overall, I have no doubt it does. Okay, चलिए चलते हैं प्रश्नों पर. Yeah. Let's go to the questions.